में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा था एक चर का रैखिक समीकरण, जैसे 3x + 7 = 4, 2x + 5 = 0 या 2, और इस प्रकार बहुत सारे, 2y + 1 = 8 है ना स्टूडेंट्स। इस टाइप के बहुत सारे समीकरण भी आपने देखे थे, इसको हल करने की विधि भी आपने देखी थी। एक एग्जाम्पल आप ऐसे ही ले लो, 3x + 7 = 4 को आप क्या करते थे स्टूडेंट्स, 7 को ट्रांसफर करते थे, ये -3 हो जाता था, 3x = -3, सो x की वैल्यू -1। इसका सत्यापन भी आपने देखा था, x की जगह -1 रख कर देख लीजिए, 3 × 3 -3, 7 से 3 गया 4, 4 = 4, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता था। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर निहित हो, यानी ए लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल जस्ट लाइक एक्स वाई, ए बी, क ख आदि। तो इसकी परिभाषा आपने समझ ली होगी स्टूडेंट्स। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर निहित हो उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे 2x + 3y = 5, x - y = 7 या 3a + 4b = 8, 7, 5। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने रैखिक समीकरण की पहचान देखी कि क्या वो रैखिक समीकरण है कि नहीं। यदि px कोई एक रैखिक बहुपद हो तो px = 0 स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, यदि px एक रैखिक बहुपद हो, बहुपद आपने पढ़ा था, px अगर रैखिक बहुपद हो तो px = 0 क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई रैखिक समीकरण ऐसा हो जिसमें केवल एक चर हो तो एक चर का रैखिक समीकरण, दो चर हो तो दो चरों का रैखिक समीकरण, और ऐसे ही आप अगर तीन चर कह लोगे तो तीन चरों का रैखिक समीकरण होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रैखिक समीकरण का आलेख। मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन x + y = 3 आ जाए और कहा जाए स्टूडेंट्स इसका आलेख खींचिए। अब अगर आलेख आप खींचोगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहला काम हम लोग आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ x y के वैल्यू अलॉट करेंगे, यानी x की वैल्यू अलॉट करेंगे, y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, या y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लिया जाए x की वैल्यू आप रखते हो, y की वैल्यू निकालते हो, तो ये आपने कहा दिया इसको 3 - x। x की वैल्यू अगर आपने रखा 1 स्टूडेंट्स तो 3 से 1 गया 2, अगर आपने रख दिया 0, 3 से 0 गया 3, अगर आपने रख दिया -1 तो स्टूडेंट्स -1 रखने पर ये आ गया वैल्यू। देख लीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि हम कुछ धन कुछ ऋण ले लें, परंतु बिंदु थोड़े दूर आते हैं तो स्पष्ट फिगर बनता है, इसलिए आपको चाहिए कुछ मान धनात्मक कुछ ऋणात्मक भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 पर 2 आया, x की वैल्यू 0 पर y का मान 3 आया, x की वैल्यू -1 पर y का मान 4 आया। स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसका आलेख देखें। कार्तीय तल पर हम लोगों ने क्या किया, x x' y y' देख लिया, ये आप स्टूडेंट जान रहे हो ओरिजिन है, इस पर ये +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 8। अब स्टूडेंट्स हम पहले पॉइंट को अलॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x का मान 1 y का मान 2, अर्थात बिंदु का निर्देशांक है 1, 2, x पर +1 y पर +2 1 2, ये आ गया स्टूडेंट्स पहला पॉइंट 1, 2। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 0, 3, x पर कहीं नहीं 0 यानी न दाएं न बाएं, और y पर +3 1 2 3, ये स्टूडेंट्स आ गया 0, 3 दूसरा पॉइंट। और तीसरा है -1, 4 यानी कि x पर -1 y पर +4 1 2 3 4, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया कितना -1, 4। अब आप देखो जरा स्टूडेंट्स, ये तीनों बिंदु
चूंकि मैंने स्वनिर्मित ग्राफ बनाया है तो कहीं कहीं पॉइंट नज़दीक कहीं दूर हो गए हैं, परंतु जब इसको आलेख ग्राफ पेपर पर आप खींचेंगे स्टूडेंट्स तो ये सारे पॉइंट आपको कोलिनियर मिलेंगे, यानी सीधी रेखा में मिलेंगे, यानी संरेख होंगे। और आप स्केल रखकर स्टूडेंट्स आप मिला देंगे तो ये हो गया इस दो चरों के रैखिक समीकरण का आलेख। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी किसी भी समीकरण का अगर दो चरों का रैखिक समीकरण दे दिया जाए और कहा जाए ग्राफ खींचिए, तो आप क्या करोगे, y का मान x में निकाल लोगे या x का मान y के पदों में निकाल लोगे। इस प्रकार के कुछ पॉइंट लाट करके कुछ बिंदुओं को प्राप्त कर लेंगे और उन बिंदुओं को कार्तीय तल पर हम निर्देशित कर कर कोई दो या दो से अधिक बिंदु को एक स्केल रखकर खींच दिया आपने, और इस प्रकार आपको इस रैखिक समीकरण, चूंकि नाम ही है रैखिक, इस कारण ये आपको सीधी रेखा, सर्वदा ये हमेशा सदैव आपको ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम परिभाषा और आलेख समझने के बाद अगर कोई आपसे कह दे स्टूडेंट्स ये रेखा x अक्ष पर कहाँ मिलती है, तो चूंकि आपने 9th में पढ़ा है x अक्ष पर y सदैव शून्य होता है, y की वैल्यू आप 0 रखोगे स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू आएगी 3, यानी 3,0 आप चेक कर लीजिए, देखिएगा आप ग्राफ पेपर पर 1 2 3, ये देखिए x अक्ष को कहाँ मिला 3, y अक्ष पर चला ही नहीं, ना तो ऊपर ना तो नीचे, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0, यानी 3,0। कहता y अक्ष को कहाँ मिलेगा, y अक्ष को कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर x 0 होता है, x 0 करेंगे स्टूडेंट्स तो y का मान 3 आएगा, यानी 0,3। आपने देखा है कहाँ काटा था y अक्ष को, 0,3। अर्थात अगर x अक्ष के साथ रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु पूछे तो y बराबर 0 करके निकाल लेना, और y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु पूछे तो x का मान 0 करके स्टूडेंट्स हम प्राप्त कर लें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक से अधिक समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। स्टूडेंट्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, युग्म माने जोड़ा, यानी दो इक्वेशन होगा। एक इक्वेशन देखा आपने स्टूडेंट्स, अब आपको इसी प्रकार दो इक्वेशन मिलेंगे, मान लीजिए ये और ये, मान लीजिए इस प्रकार के दो इक्वेशन मिलेंगे, तो इसको हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा। अब स्टूडेंट्स कहा जाएगा इन दोनों समीकरणों को सरल करके, सॉल्व करके, हल करके चरों x और y का मान निकालो। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि इनकी प्रकृति क्या है। अब प्रकृति के लिए स्टूडेंट्स आपको बताएं, यानी अब हमको समझना है प्रकृति यानी नेचर किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रकृति, वो क्या है स्टूडेंट्स। इसको जानने से पहले हम दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको बता दें स्टूडेंट्स। मानक रूप होता है ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, जहां a b और c को हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरी यानी स्वेच्छ नियतांक मान लेते हैं, वास्तविक संख्या है। a b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। x और y यहाँ चर हैं, a b और c क्या है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या है। अब आप बात करते हो दो इक्वेशन की स्टूडेंट्स, तो दो इक्वेशन जरा हम देखते हैं इसके गुणधर्मों पर। अगर कहा जाए स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 5y बराबर 11, कहा जाए स्टूडेंट्स आप इसके गुणधर्मों की बात करो, तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक चर को आप विलुप्त कर दो, यानी या तो y को विलुप्त कर दो या तो x को विलुप्त कर दो। स्टूडेंट्स, आप अगर इसमें चाहो, अगर इसको विलुप्त करना चाहो तो इसमें 2 से गुणा कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, घटाने पर x कट जाएगा परंतु y रह जाएगा। चाहे तो जांच कर लें, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, ये 6y ये 5y, ये 4x ये 4x, घटाने पर ये कटेगा लेकिन ये बच जाएगा। परंतु
अगर हम इस टाइप का इक्वेशन ले लें स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, हो सकता है 11 ले लें, हो सकता है 10 ले लें। अब इनके गुणधर्मों पर हम विचार करते हैं स्टूडेंट्स। 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10। आइए देखा जाए इन सभी प्रकार के। इसमें मैंने कहा एक चर को विलुप्त करते हैं तो y का मान आएगा, और y का मान आएगा तो स्वाभाविकता y का मान रखने पर x का मान भी आ जाएगा। परंतु अब इस पर चर्चा करो आप स्टूडेंट्स। अगर मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये देखिए 4x, ये भी आ गया, ये 6y हो गया और ये हो गया 10। आप जब घटाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक बार जांचे जरा। ये हो गया 4x प्लस 6y बराबर 10, ये हो गया 4x प्लस 6y बराबर 11। घटाने पर आप चिन्ह जानते हो बदल जाता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इधर आया 0, इधर आ गया -1। यानी ये सत्य फैक्ट नहीं मिला हमको, जो प्राप्त हुआ वो असत्य कथन प्राप्त हो गया। जरा यहाँ आप जांचो स्टूडेंट्स। ये हो गया 4x, ये हो गया 6y और ये हो गया 10, ये हो गया 4x, ये हो गया 6y, ये हो गया 10। जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कटा, ये कटा, ये भी कट गया, 0 बराबर 0। ये क्या मिला आपको, सत्य कथन मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको जो समझना है वो ये कि इस दशा में हम लोगों ने एक अचर का विलोपन किया, दूसरे का मान निकाला, दूसरे का मान रखा, पहले का मान निकला। इस दशा में मैंने विलोपन करना चाहा एक चर का, लेकिन 2 को दोनों चर विलुप्त हो गए। और ऐसे में भी आपने देखा 2 के दोनों ही चर विलुप्त हो जा रहा है। यानी ऐसे में दोनों विलुप्त हो जा रहा है और ऐसे में एक विलुप्त हो रहा है। इसका मतलब इस दशा में मान निकलेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी क्या स्थिति है, ये तो फैक्ट ही गलत है, ये तो फॉल्स है, 0 बराबर -1 नहीं होता। सो इसका मतलब हो गया कि x और y के ऐसे कोई मान नहीं होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, क्योंकि ये फैक्ट जो मिला वो सही नहीं मिला। और इस दशा में स्टूडेंट देखिए x और y का जो मान इसमें आप रखने पर संतुष्ट पाओगे, यानी जो जो मान इसे संतुष्ट करेगा वो मान इसे भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ सही फैक्ट मिला। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जरा यहाँ देखिए आप क्या कंडीशन मिली। 2 में 4 का भाग दिए तो 1/2 मिल गया, 3 में 5 का भाग दिए तो 3/5 आ गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ देखें जरा स्टूडेंट, 2 में 4 का भाग दिए तो 1/2 मिल गया, और 3 में 6 का भाग दिए स्टूडेंट तो भी 1/2 मिल गया। 5 में 11 का भाग दिए स्टूडेंट तो 5/11 मिल गया। यानी ये दोनों तो बराबर आए, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं आया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें, 2 में 4 का भाग दिए 1/2, 3 में 6 का भाग दिए 1/2, 5 में 10 का भाग दिए स्टूडेंट्स 1/2, यानी तीनों के तीनों बराबर हो गए। तो अब हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसको समझने की आवश्यकता है। यानी x और y का यहाँ एक मान उभयनिष्ठ मिलेगा। अर्थात हम अगर आलेख की बात करें तो इस रेखा और इस रेखा को अगर हम खींचें तो एक ऐसा उभयनिष्ठ अवश्य मिलेगा जो इसे भी संतुष्ट करे और इसे भी संतुष्ट करे। इसी को हम गणितीय रूप में अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब इसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, ये इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब कोई भी सलूशन नहीं। यानी x और y का मान जो इसे संतुष्ट करेगा वो इसे संतुष्ट नहीं करेगा। आप ऐसे समझो, इसको हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा। यानी x पर स्थित जो बिंदु इस पर होगा वो इसे संतुष्ट नहीं करेगा, जो इस पर होगा वो इसे संतुष्ट नहीं करेगा। और जब हम बात इसकी करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर आया। इसका मतलब जो जो बिंदु इस रेखा पर स्थित है वो सभी इस पर हैं। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स समपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा, समपाती रेखा। इसमें क्या मिला स्टूडेंट्स, इसके गुणांकों का जो अनुपात आया इनके गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं आया। इसमें इनके गुणांकों का अनुपात इनके गुणांकों के अनुपात के तो बराबर आया, परंतु इनका अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं आया।
और यहाँ स्टूडेंट्स तीनों ही बराबर आए। यानी अब हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हो वह निष्कर्ष क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास दो चरों के दो इक्वेशन हो जाएं, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हो जाएं, तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला मैंने क्या कहा, यदि a1 बाई a2 बराबर न हो b1 बाई b2 तो अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन, यानी केवल एक बिंदु ऐसा होगा जो इस पर भी स्थित होगा, इस पर भी स्थित होगा। ऐसी दशा में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को न्यूनतम एक भी बिंदु पर नहीं काटते, अधिकतम अनंत बिंदुओं पर काटते हैं अगर संपाती हो जाए तो, और प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक बिंदु पर काटता है। इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स, इस दशा में हम कहेंगे इन दोनों का एक अद्वितीय हल है। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 आ जाए स्टूडेंट्स, तो कहेंगे संपाती रेखा, यानी अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा कहेंगे स्टूडेंट्स, a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर है परंतु c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं है, तो इसे कहेंगे क्या, समानांतर रेखा। समांतर रेखा की खासियत स्टूडेंट्स, समांतर रेखा की खासियत, जो बिंदु इस पर होगा वो इस पर नहीं होगा, जो इस पर होगा वो इस पर नहीं होगा, अर्थात जो जो मान पहले समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। फिर से स्टूडेंट्स इसको याद रखें, इसे कहोगे आप अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। ये देखिए स्टूडेंट्स, अनंत हल या संपाती रेखा, और यहाँ कोई हल नहीं। इसे आपको याद रखना स्टूडेंट्स। अगर दो चरों के रैखिक समीकरण का इनके मानक रूप से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप प्राप्त कर लें, तो इनके अनुपात के द्वारा हम बता सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, कि बहुत सारे हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा। इन दोनों ही दशाओं को स्टूडेंट्स हम लोग सुसंगत और इसे असंगत स्थिति भी कहते हैं। सुसंगत स्थिति में हल प्राप्त होंगे और असंगत स्थिति में हल प्राप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा कि दो चरों के रैखिक समीकरणों की प्रकृति क्या है, इसे आपको याद कर लेना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम आपको देंगे, अभी जांचना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि अगर दो इक्वेशन दे दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस y बराबर 2, और कहा जाए बताओ इसके अद्वितीय हल होंगे कि इसके कोई हल नहीं होंगे, कि इसके बहुत सारे हल होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 का a1x प्लस b1y बराबर c1 या a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, आप चाहें तो 7 को इधर ला दें, -7 बराबर 0, -2 बराबर 0, यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू +1 और c2 की वैल्यू -2। आप देखें स्टूडेंट्स, a1 बाई a2 2 आ गया, और b1 बाई b2 स्टूडेंट्स क्या आ गया, 3/1 यानी कि 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। कहा जाएगा दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के कोई हल नो, क्या है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ मैंने के लिख दिया और कंडीशन हम दे दें आपको, के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, तो a1 की वैल्यू k हो गई, k/1 इज नॉट इक्वल टू 3/1। स्टूडेंट्स, आपको बताया कि अद्वितीय हल होने पर a1 बाई a2 बराबर नहीं होता b1 बाई b2,
तिरछा गुणा किए, के बराबर 3 नहीं, यानी के का मान 3 के अलावा कुछ भी रख दिया जाए तो इसके अद्वितीय हल होंगे। यही चीज ऐसे कह देता है स्टूडेंट्स। इसके क्या अनेक हल हैं, अनेक हल हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2। कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3/1, ये 7/2 तो 3/1 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये प्रश्न निराधार होगा। निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते थे इसका कोई हल नहीं, क्योंकि C1/C2 ऑलरेडी आप देख रहे हो -7/-2, ये दोनों बराबर तो नहीं है, बट ये दोनों बराबर हो सकते हैं। किसके लिए हो सकते हैं, आप सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू, इसका मतलब आपको जो प्रश्न मिलता है स्टूडेंट्स वो ये मिलता है के किस मान के लिए इस दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं। कोई हल नहीं में ये केस होगा और अद्वितीय हल में ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इस टाइप का स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप अगर देख लो, यहाँ के आ गया और फिर कह दिया गया कि किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के बहुत सारे हल हैं, तो आप पिछले शर्त की तरह इसको लगा लो। स्टूडेंट्स इसके आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे हलों की प्रकृति के बारे में आपको बताया। अब आएंगे हम आलेख से। आलेख से दो चरों के रैखिक समीकरण का हल कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत सामान्य सा अर्थ समझना है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं तो बताए गए पूर्व में, जैसे अभी हमने बताया था कि एक समीकरण दिया होगा दो चरों का रैखिक समीकरण, तो आलेख खींच लीजिएगा और दूसरा भी आलेख खींच लीजिएगा। हो सकता है वो एक दूसरे को एक जगह पर काटे। अगर एक जगह पे काटा तो यही बिंदु ऐसा है जो इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इसे भी संतुष्ट करेगा। यहाँ से आपने x अक्ष पर लंब डाल दिया, y अक्ष पर लंब डाल दिया, ये वाली दूरी x का मान हो गया और ये वाली दूरी x का मान हो गया, ये वाली दूरी y का मान हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने दो रेखाओं का अगर उन्होंने प्रतिच्छेद किया तो बता दिए कि x और y का मान बता दिए। कौन सा? ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, दोनों समीकरणों का हल कहलाता है। हो सकता है स्टूडेंट्स कंडीशन इससे जस्ट उल्टा मिल जाए। हो सकता है आपने जो आलेख खींचा वो इस तरह का आ जाए। ये आलेख पूरे बढ़ाने पर आपको दिख ही ना रहा हो कि नजदीक आ रहा है। स्वाभाविक रूप से हम देखकर पहचान लेंगे कि ये कहीं आगे पीछे बढ़ाने पर काटेगा कि नहीं काटेगा। यदि नहीं काटता, स्वाभाविक सी बात है जो मान इसे संतुष्ट करेगा वो इस पर स्थित नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी तब आप कहोगे नो सॉल्यूशन। और इसके बाद हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का आलेख खींचिए, तो जो रेखा पहली समीकरण पर खींची जाए दूसरी वाले का आप आलेख खींचो तो हो सकता है वो भी उसी पर जाए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इसे कहते हैं हम संपाती रेखा। संपाती रेखा का तात्पर्य है दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैपिंग है, और अगर ओवरलैपिंग है तो ऑल पॉइंट which is consist in one also consist in another equation। यानी जो जो बिंदु पहले समीकरण पर उपस्थित होंगे वो सारे बिंदु दूसरे समीकरण पर भी उपस्थित होंगे, दूसरे रेखा पर भी स्थित होंगे। इसका मतलब इसे कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। अद्वितीय हल को यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन को नो सॉल्यूशन, संपाती रेखा को मैंने कहा मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। सो आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स, आलेख द्वारा भी हम रेखाओं का ग्राफ खींचकर उनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी उनके हलों को ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के क्लास में आपको यही आपके लिए होमवर्क होगा कि आप क्या करोगे, कोई दो इक्वेशन नोट करिए, इसका आलेख खींचिए स्टूडेंट्स, और आलेख खींचकर आप बताएंगे कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेंगे कि x + 3y = 7 और 2x - y = 8 के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है।